गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे एंड द टॉपिक इज राइबोसोम। राइबोसोम एज यू नो इज टर्म्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। फैक्ट्री आपको ऑलरेडी पता है, जहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता हो, उत्पादन होता हो। और राइबोसोम ऐसी चीज़ है वेयर प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट्स, और यू कैन से यहाँ पर वो सारा प्रोटीन जो कि सेल के किसी भी काम में आने वाला है, वो चाहे उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज़रूरत है, जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में बहुत तेज़ी से ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, सेल डिवीज़न बहुत ही फास्ट होता है, क्लीवेज होता है उस समय, या फिर एंजाइम का प्रोडक्शन हो। ऑलरेडी वी नो दैट एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। इसी तरीके से हार्मोन्स हैं, दे आर ऑल्सो मेड ऑफ प्रोटीन्स। बहुत सारे और दूसरे बॉडी सिक्रीशंस हैं जिसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। वो सारा ही प्रोटीन जो कि सिक्रीट किया जाता है, दैट प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड with the help of the particle or granule which is termed as ribosome। तो इसके थोड़े से डिटेल्स हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन, हाउ द नेम ribosome came into existence. Ribosome, since it is made up of ribonucleic acid, or you can say RNA. Ribosome is made of ribonucleic acid, or you can say RN, mainly RNA. On that basis, this ribosome term was given, that is ribose means ribonucleic acid containing body, soma means body. राइबोसोम्स एक और ख़ास बात होती है कि दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल का मेन कैरेक्टरिस्टिक है दैट देयर शुड बी ए यूनिट मेम्ब्रेन, नॉर्मल सेंस में आप जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और ऑर्गेनेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तभी हम उसको ऑर्गेनेल कहेंगे। और चूंकि राइबोसोम के चारों तरफ कोई ऐसी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनेल, और तब इसको ग्रेन्यूल बोलते हैं, या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर या नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे। राइबोसोम की कंस्ट्रक्शन की जहाँ तक बात है, राइबोसोम फॉर्म्स ए स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड बीन्स की एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करता है सबसे पहले, जिसमें कि सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो कि रिक्वायर्ड हैं प्रोटीन सिंथेसिस के समय, वो सब के सब अपनी लोकेशन पे सेट रहते हैं। जैसे हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर स्कैफोल्ड क्या है, स्केलेटन सिस्टम है, और फिर स्केलेटन सिस्टम से डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी का शेप साइज कैसे होगा। अलग अलग जानवरों का जो भी शेप साइज है, जो भी स्ट्रक्चर है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ए स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड है स्केलेटन। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यदि हमको प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को समझना है, then it is very necessary to understand the molecular architecture of ribosome. Molecular architecture of ribosome means कि राइबोसोम की बनावट कैसी है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लोकेटेड है, और उनका उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन है। सो नाउ वी विल टेक द राइबोसोम। सबसे पहले आई विल लाइक टू टेल यू a slight history about of ribosome. Ribosome, since it is a very small granule, तो ये ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो 1950s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो जॉर्ज पैलेड ने इसको देखा कि सर्टेन ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल का मतलब है कि दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में मेनी ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, स्मॉलर ग्रेन्यूल्स जो कि केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को उन्होंने टर्म दिया ribosome. In fact, the term ribosome was coined by
another scientist, Richard B. Roberts in 1958. तो 1950 में जॉर्ज पैलेट ने ये तो डिटेक्ट कर लिया कि साइटोप्लाज्म में सर्टेन ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। लेकिन इसका नामकरण रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने 1958 में दिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल कंपोजिशन। चूँकि ये केमिकली राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होता है, इस बेसिस पे इनका नाम हुआ राइबोसोम्स। नाउ अकरेंस, ये मिलेगा कहाँ पे? ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यदि प्रोकैरियोट्स है तो वहाँ पे न्यूक्लियस चूँकि होता ही नहीं है, इसलिए साइटोप्लाज्म में ये कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। और यदि यूकैरियोटिक है तो यदि यूकैरियोटिक सेल है तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स नहीं होंगे, न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर these ribosomes will be present। तो इस तरीके से both in case of prokaryotes and eukaryotes the ribosomes are present in the cytoplasm of the cell। इवन जो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स में ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे उनका अपना फंक्शन है, उसको जब ये ऑर्गेनेल्स पढ़ाए जाएंगे तो एक्सप्लेन होगा। अब ये राइबोसोम्स की संख्या कितनी होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो सेल मेटाबॉलिकली कितना एक्टिव है या उसका डिवीजन किस रेट से हो रहा है, उसमें सिक्रीशंस किस प्रकार के और कितने अमाउंट में हो रहे हैं। जैसे कि oocytes, हम एग का एग्जांपल लें तो oocytes में चूंकि यॉक फॉर्मेशन होना होता है, इसलिए लार्ज अमाउंट में प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, तो वहाँ पे राइबोसोम्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। उसी तरीके से हमारे बॉडी के सिक्रेटरी सेल्स हैं, जितने भी एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट ग्लैंड्स में मिलेंगे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स की संख्या होगी। एम्ब्रियोनिक सेल्स, चूँकि इनमें सेल डिवीजन, ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होना है, तो ढेर सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट्स होगी, इसलिए वहाँ भी बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स की संख्या होगी ताकि लार्ज अमाउंट में प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। तो इस तरीके से वी कैन से दैट द सेल्स विच आर एक्टिवली इंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, वहाँ पे राइबोसोम की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, और जो थोड़ा सा बेसिक नेचर के होंगे उनमें राइबोसोम की संख्या कम होगी। तो राइबोसोम्स बैक्टीरिया में भी मिलते हैं, आर्चिया एक अलग और एंसेंट कैटेगरी है उसमें भी मिलते हैं, और यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं इनका। लेकिन फंक्शन सेम होते हुए भी सबका काम वही है, प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन जो बैक्टीरिया और आर्चिया में राइबोसोम्स मिलते हैं, दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड केमिकली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों में बेसिक स्ट्रक्चर तो वही होता है कि मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए, और काम भी एक ही होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग टाइप्स के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से वी कैन से दैट द राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, जो राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में, वो ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया में राइबोसोम्स प्रेजेंट है उनसे ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आगे चल करके आप देखेंगे कि दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, लेकिन इन जनरल वी कैन से दैट माइटोकॉन्ड्रियल and chloroplast ribosomes are very much similar to prokaryotic ribosomes than the eukaryotic cell in which they are present। और ये एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से भी पता लगा, जैसे क्लोरोम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी, जबकि यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू करेगी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से एक दूसरा एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो भी ब्लॉक कर देगा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, लेकिन यूकैरियोटिक सेल पे उसका कोई असर नहीं आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बोथ इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। नाउ हम नंबर पे आते हैं कि लगभग कितने अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल का
एक एग्जाम्पल है ई कोलाई, उसमें लगभग 20,000 राइबोसोम्स पर सेल प्रेजेंट होते हैं। हर सेल में 20,000 राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जो कि ड्राई वेट का लगभग 25% है। नाउ यू कैन सी दैट 1/4 ऑफ बैक्टीरिया ई कोलाई इज कंपोज्ड ऑफ राइबोसोम्स। इससे आप इस ग्रेन्यूल का मतलब समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से मैमेलियन सेल्स में लगभग 10 मिलियन राइबोसोम्स हो सकते हैं। यदि वो एक्टिवली इंगेज्ड है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो 10 मिलियन राइबोसोम्स में बी प्रेजेंट इन ए सिंगल सेल। नाउ शेप ऑफ द राइबोसोम, किस तरीके का राइबोसोम कैसा दिखता है। तो राइबोसोम्स आर स्फेरॉइडल इन नेचर। स्फेरॉइडल मीन्स दे आर स्लाइटली सर्कुलर, गोल आकार का, एकदम गोल तो नहीं होगा लेकिन गोलाकार होगा। तो स्फेरॉइडल इन शेप, और इसके साइज इन जनरल वी कैन से दैट इट वेरीज बिटवीन 20 to 25 नैनोमीटर्स इन डायमीटर। थोड़ा सा जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो स्मॉलर होता है कंपेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम के। तो जो राइबोसोम्स हैं उनका एक तो डायमीटर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरा एक और तरीका है उनको क्लासिफाई करने का ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मीन्स कि यदि आप कोई टेस्ट ट्यूब लीजिए, कोई भी कंटेनर लीजिए और उसमें कोई लिक्विड भरा हो, और उसमें यदि आप राइबोसोम को, ग्रेन्यूल्स को डाल दें और फिर इसको ब्लेंडर से घुमा दें, सेंट्रीफ्यूज में घुमा दें या जैसे भी घुमा दें, एंड लेट इट सेटल डाउन, तो ये अपने वेट के हिसाब से धीरे धीरे यहाँ पे सेटल करना शुरू करेगा। तो किस रेट से कितने टाइम में वो फाइनली सेटल हो रहा है, उस बेसिस पे राइबोसोम्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। वन इज टर्म्ड एज 70S टाइप। जो प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो 70S टाइप होते हैं, और जो यूकैरियोट में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो 80S टाइप होते हैं। 80S, S मीन्स सेवेटबर्ग यूनिट। सेवेटबर्ग यूनिट, सेवेटबर्ग यूनिट उस साइंटिस्ट के नाम पर यह नाम दिया गया जिसने ये तरीका खोजा था टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइज एंड वेट। इसमें तीनों ही चीज़ें डिपेंड करेंगी कि किस रेट से ये सेटल डाउन होगा। उसका शेप यदि डिफरेंट होगा और वेट सेम होगा तो भी उनका सेटलिंग रेट अलग होगा। जैसे आप जानते हैं कि एक छोटी सी कील यदि आप पानी में डालें तो वो डूब जाएगी और बहुत तेज़ी से नीचे जाएगी, जबकि इतनी बड़ी नाव पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो डिफरेंस कहाँ पर है? शेप। जबकि वेट नाव का बहुत ज़्यादा है लेकिन शेप ऐसा है कि वो डूबने नहीं देता। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड वेट, दिस segmentation coefficients differentiate between the two different organelles. Now, on the basis of their distribution in the cytoplasm, ribosomes दो प्रकार के होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। एक तो फ्री राइबोसोम्स और एक मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल में तो सभी फ्री राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में दो प्रकार के राइबोसोम्स आपको दिखाई देंगे। एक तो वो फ्री, जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली रैंडमली मूव करते रहेंगे, और मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स वो राइबोसोम्स जो कि किसी मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। दोनों का फंक्शन अलग अलग है, दोनों एक ही चीज़ है राइबोसोम्स, लेकिन यदि वो फ्री राइबोसोम्स है तो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस किसी दूसरे कारण के लिए होगी, और यदि वो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है तो उसकी प्रोटीन जो सिंथेसिस होगी वो कहीं और इस्तेमाल होगी। फ्री राइबोसोम्स पे मैं अब आता हूँ। फ्री राइबोसोम्स मूव अबाउट एनीवेयर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में वो कहीं भी मूव करते रहेंगे, एंड द प्रोटीन्स that are synthesized in these free ribosomes are generally used within the cell। जो प्रोटीन इसके अंदर सिंथेसिस होगी वो सेल के अंदर ही इस्तेमाल हो जाएगी। ये प्रोटीन वो सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए या मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए वो इस्तेमाल हो जाएंगे। जबकि मेम्ब्रेन बाउंड जो राइबोसोम्स, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स उनको बोलते हैं दोज राइबोसोम्स विच
विच आर अटैच्ड विद सर्टेन मेम्ब्रेन्स, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम्स इसके मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे अटैच्ड हो, जिनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। और केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही नहीं बल्कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी ये राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। तो इन राइबोसोम्स को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स। मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच्ड होंगे और ये बाउंड राइबोसोम्स जो प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे, दोज प्रोटीन्स आर यूज्ड आइदर बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इस्तेमाल होंगे, या वो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफरेंट ल्यूमेन से होता हुआ फाइनली इट विल बी सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर सिक्रेट किया जाएगा। जैसे जो एंजाइम डाइजेशन के लिए यूज़ होना है वो फाइनली ग्लैंड में सिंथेसिस तो होगी उस एंजाइम की, लेकिन वो फाइनली एलिमेंट्री कैनाल में ले जा करके बाहर कर दिया जाएगा। तो उस तरीके के प्रोटीन की सिंथेसिस मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स पे होती है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, फ्री राइबोसोम्स और मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं होता। केवल जब प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट होता है उस समय किस प्रकार का सिग्नल प्रेजेंट है उस प्रोटीन पे, उस पे डिपेंड करेगा कि वो प्रोटीन मेम्ब्रेन पे जा करके सिंथेसिस होगी या फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में सिंथेसिस होगी। नाउ राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में जाते हैं कि राइबोसोम कैसा बना होता है। राइबोसोम कंपोनेंट्स किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो राइबोसोम्स आर मेड ऑफ टू सब यूनिट्स, वन इज स्मॉलर सब यूनिट, एक को हम बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट जो साइज में छोटा होता है, एंड अदर वन इज लार्जर सब यूनिट जो कि साइज में बड़ा होता है। राइबोसोम के अब हम डिटेल में जाएंगे कि राइबोसोम्स किन चीज़ों से बना होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स, one is smaller subunit and other one is large subunit. Smaller subunit means it is slightly smaller in size, whereas other subunit is larger in size. तो इसको हम बोलेंगे कि large subunit, और जो छोटा होगा उसको हम बोलेंगे small subunit। तो बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक दोनों में इस तरीके का डिस्टिंक्शन होता है कि ये दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। इसको जब चाहे तब जनरली ये अलग अलग ही सेल में प्रेजेंट होते हैं और एक विशेष परिस्थितियों में दोनों आकर के जुट जाते हैं। तो यदि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है तो वो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो कि ऑलरेडी मैंने बताया कि इट इज़ ऑफ 70S राइबोसोम, और जब ये दोनों यूनिट्स अलग अलग होंगे तो एक लार्जर सब यूनिट विल बी 50S और स्मॉलर सब यूनिट जो है 30S, इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आएगा। यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम भी इसी तरीके से दो यूनिट से मिलके बना होता है और लार्जर सब यूनिट 60S होता है और स्मॉलर सब यूनिट 40S होता है। तो इस तरीके से 60S और 40S यूकैरियोटिक राइबोसोम को में सब कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 50 और 30S मिलकर के एक 70S राइबोसोम बनाते हैं। तो इस तरीके से वी कैन से इट इज़ मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स। नाउ फर्दर यदि आप देखेंगे तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, दिस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि 70S टाइप, और मॉलिक्यूलर वेट यदि आप इसका देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट इसका आता है 2.8 × 10⁶ डाल्टन, पूरा इंटैक्ट स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट को मिला करके 2.8 × 10⁶ डाल्टन होता है मॉलिक्यूलर वेट। और ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा स्लाइटली स्मॉलर होता है तो इसका डायमीटर 18 नैनोमीटर्स होते हैं। ये है स्मॉलर सब यूनिट और ये है लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट हैज़ 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, 21 अलग प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, और जो rRNA प्रेजेंट होता है इसमें वो 16S rRNA होता है। दिस इज़ द 30S सब यूनिट। 30S सब यूनिट कि जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें एक पोर्शन को नाम दिया जाता है हेड, दूसरे पोर्शन का
यहाँ पे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्लेटफॉर्म, क्लेफ्ट, हेड एंड बेस। ये है आपका क्लेफ्ट। तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चरल डिटेल्स में अभी मैं बहुत नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका होता है। शेप की यदि हम बात करें, फिर भी स्लाइटली हम ये समझ सकते हैं कि जो स्मॉलर सब यूनिट होता है उसको 30S बोलते हैं। ये इसमें प्रोटीन और 16S rRNA से मिलकर बना होता है। इसमें 21 प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। इसी तरीके से जो लार्जर सब यूनिट है दैट इज़ 50S सब यूनिट, इसमें भी यदि आप शेप को देखेंगे तो ये इसको जो उठे हुए भाग हैं इसको हम बोलते हैं लैटरल क्रेस्ट, और एक तीसरा उठा हुआ भाग होता है जो कि डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है, दैट इज टर्म्ड एज सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस। और इन दोनों के बीच जो गैप एरिया होती है उसको हम बोलते हैं टनल, जिसके थ्रू mRNA पास होता है। अब ये लार्जर सब यूनिट इज मेड ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ rRNA। एक तो 23S rRNA होता है और दूसरा 5S rRNA होता है। और इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो चूँकि लार्जर सब यूनिट है, इसमें 31 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द 70S राइबोसोम, और यू कैन से प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। नेक्स्ट इज द 80S राइबोसोम विच इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जस्ट आई टोल्ड यू इट इज 80S टाइप। इसका डायमीटर स्लाइटली प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से बड़ा होता है। इट कम्स टू अबाउट 20 to 22 नैनोमीटर्स। मॉलिक्यूलर वेट 4 × 10⁶ डाल्टन्स है, यानी मॉलिक्यूलर वेट में भी जाता है। लेकिन यह भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक तो ये लार्जर सब यूनिट है, दूसरा ये स्मॉलर सब यूनिट है। जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो इट कम्स आउट एज ए लार्जर सब यूनिट, और ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट। दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट and this is the large subunit। लार्ज सब यूनिट अब जो दिखाई दे रहा है आपको ये 60S बोलते हैं और स्मॉलर सब यूनिट को 40S बोलते हैं। अब आप जब इसको दोनों को जोड़ते हैं तो 60 + 40 100 आता है, जबकि मैं बता रहा हूँ कि ये जो जब इंटैक्ट होता है दोनों तो ये होता है 80S। ये डिफरेंस इसलिए होता है कि अर्थमेटिकली ऐड आप नहीं कर सकते इसको, वो इसलिए कि जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो इनका शेप कुछ दूसरा होता है, और जब ये दोनों जुट जाते हैं तो इनका शेप कुछ और प्रकार का होगा। जैसे पेन है, पेन इज मेड ऑफ कैप और मेन पेन का स्ट्रक्चर। सपोज दिस इज द पेन और इसका एक कैप होगा, तो जब पेन को कैप में आप डालेंगे तो कुछ पार्ट ये अंदर घुस जाएगा, तो उस दशा में क्या होगा कि उसका शेप कुछ और होगा, और जब दोनों अलग अलग होंगे तो उसका शेप कुछ अलग होगा। वही सेम कंडीशन यहाँ पर है। इसलिए अब जब ये अलग हुए तब इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 60S और 40S आता है, और जब दोनों पेन के कैप की तरह एक साथ जुड़ जाते हैं तब इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 80S आता है। अब केमिकल कंपोजिशन इसका ये है कि लार्जर सब यूनिट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ rRNA। एक है 5S rRNA, दूसरा है 5.8S rRNA और तीसरा है 28S rRNA। तो ये 3 अलग अलग rRNA मॉलिक्यूल से बना होता है लार्जर सब यूनिट, और इसमें 50 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स पॉसिबल है। कई बुक्स में आप इसकी संख्या में डिफरेंस पाएंगे, तो वो डिफरेंस इसलिए है कि जैसे जैसे अलग अलग डिस्कवरीज हो रही हैं या कुछ गलतियां पकड़ में आ रही हैं तो प्रोटीन की संख्या वेरी करती रहती है। इसी तरीके से 40S सब यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट 1.3 × 10⁶ डाल्टन्स है। इसमें एक ही rRNA प्रेजेंट होता है 18S rRNA, और 33 अलग अलग प्रकार के 33 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स में बी प्रेजेंट। सो यू कैन सी दैट 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम में साइज का भी डिफरेंस है, और rRNA कंपोजिशन का भी डिफरेंस है, और प्रोटीन्स का भी डिफरेंस है। तो बायोकेमिकली तो दोनों का नेचर डिफरेंट है, लेकिन फंक्शनली दोनों का एक ही काम है, टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। नाउ जैसा मैंने बताया कि नॉर्मली साइटोप्लाज्म में जब प्रोटीन सिंथेसिस ये नहीं करते रहते हैं तब तो दोनों सब यूनिट्स अलग अलग रहते हैं। ये 40S सब यूनिट हो गया और ये
60s सब यूनिट है। साइटोप्लाज्म में दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जो ही प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होनी होगी तुरंत ये दोनों जुट जाएंगे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन कितना है। यदि 2 मिलीमोलार्स मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन है किसी इन्वायरमेंट में, तो ये दोनों के दोनों जुट करके कंप्लीट एक यूनिट बनाएंगे ATS टाइप, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। यदि हम मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा दें मीन्स 2 मिलीमोलार से ज़्यादा कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, इन दैट कंडीशन 2 इंटैक्ट राइबोसोम्स भी आकर के जुट जाएंगे और कुल तब इसको हम बोलेंगे डाइमर। मीन्स दो लार्जर सब यूनिट होंगे इसमें और 2 स्मॉलर सब यूनिट होंगे। ये हो गए लार्जर सब यूनिट 2 और ये हो गए स्मॉलर सब यूनिट। तो दोनों मिला करके 100 to 120s का डाइमर बना देंगे। तो इस तरीके से मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पर भी इनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिपेंड करता है। दिस इज द कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं दे आर 70s टाइप। इसका मॉलिक्यूलर वेट 2.8 × 10⁶ डाल्टन होगा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का, और कंप्लीट मतलब स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दोनों मिला करके। अब लार्जर सब यूनिट को जब हम सेपरेट करेंगे तो उसका साइज हो जाएगा 50s और उसमें 31 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। केवल RRNA का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा और उसको बोलेंगे हम 23s। और उसी का प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो स्मॉलर सब यूनिट की साइज होगी 30s सेवडबर्ग यूनिट्स और इसमें 21 अलग प्रकार के प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। और लार्जर सब यूनिट में 2 अलग प्रकार के RRNA प्रेजेंट होते हैं 23s और 5s। इसको फिर से करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन स्मॉलर सब यूनिट में एक ही प्रकार का RRNA प्रेजेंट होगा और वो होगा 16s RRNA। यूकैरियोटिक सेल्स की जहाँ तक बात है, यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में ATS राइबोसोम प्रेजेंट होगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 4.5 × 10⁶ डाल्टन। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आता है 60s। इसमें 50 अलग प्रकार के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और 3 डिफरेंट टाइप्स के RRNA प्रेजेंट होते हैं। एक है 28s RNA, दूसरा है 5.8s RNA, तीसरा है 5s RNA। ये तीनों के तीनों कहाँ प्रेजेंट होंगे? इन लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आता है 40s। इसमें 33 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और केवल एक ही RRNA प्रेजेंट होता है, वो है 80s। तो स्मॉलर सब यूनिट में केवल एक RRNA, वो है 18s। लार्जर सब यूनिट के यूकैरियोटिक सब यूनिट में 3 प्रकार के RRNA 28s, 5.8s एंड 5s। तो दिस इज द complete chemical composition of prokaryotic ribosomes and eukaryotic ribosomes, और उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे कैसे उनका साइज होता है और किन किन चीज़ों से मिलकर के ये बने होते हैं। नाउ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अभी तक हमने केमिकल नेचर के बारे में डिफरेंस पढ़ा। तो केमिकली और साइज वाइज तो दोनों डिफरेंट हैं। जो बैक्टीरिया का थोड़ा स्मॉलर होता है और यूकैरियोटिक का लार्जर होता है। हमने देखा कि RRNA जो प्रेजेंट होता है वह भी डिफरेंट होता है, लेकिन बोथ आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और यहाँ तक पॉसिबल है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम कैन सिंथेसाइज प्रोटीन ओवर प्रोकैरियोटिक mRNA। यदि प्रोकैरियोटिक mRNA है और यूकैरियोटिक राइबोसोम को यदि हम ले आवें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो सकती है। यहाँ पर ये प्रोटीन का थ्रेड बनने लगेगा, बशर्ते कि उस प्रोकैरियोटिक mRNA में
एक हम कैप फिट कर दें ताकि ये राइबोसोम उस mRNA को डिटेक्ट कर। रोल ऑफ राइबोसोम इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल क्या है राइबोसोम? प्रोटीन सिंथेसिस में वी नो दैट मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन comes from where? From the DNA. DNA is present in the nucleus of the cell. न्यूक्लियस में इस DNA के ऊपर डबल स्टैंडर्ड होता है, तो इस DNA के ऊपर एक mRNA की सिंथेसिस होगी न्यूक्लियस के अंदर ही। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये mRNA फाइनली साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। यहाँ पर ये राइबोसोम सब इससे जुटेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस शुरू होगी। दैट्स वाई इट इज कि मैसेज तो न्यूक्लियस से आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ mRNA, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। और किसके द्वारा हो रहा है? बाय द राइबोसोम। पूरा राइबोसोम ही उसके आगे के प्रोसेस को मैनेज करता है कि कैसे कैसे अमीनो एसिड्स को अरेंज होना है, और उसकी रीडिंग यू कैन से इज डन बाय द राइबोसोम। इसलिए हम बोलते हैं कि राइबोसोम प्ले ए सेंट्रल रोल इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम मेन रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और इसीलिए इस ग्रेन्यूल को या नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और ये दो काम करता है। एक तो पोजीशनिंग ऑफ mRNA का डिसीजन लेता है कि mRNA की पोजीशनिंग क्या होगी प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, और ये साथ में उन एंजाइम्स को भी प्रोवाइड करता है, उन कंडीशंस को भी प्रोवाइड करता है विच हेल्प इन अटैचिंग द अमीनो एसिड्स फ्रॉम वन टू अदर। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है और उनके स्टेबलाइजेशन में भी मदद करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे मैं आपको बताऊं कि 16S rRNA अभी हमने देखा, इट इज प्रेजेंट वेयर? इन द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। 16 सब यूनिट is present in the smaller subunit। और mRNA जब साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो सबसे पहले स्मॉलर सबयूनिट ही इसको, और ये mRNA दो एंड्स होते हैं 5' to 3'। अब ये डिसीजन लेना है कि 5' से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो कि 3' से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो। ये डिसीजन is done by the 16S rRNA। 16S rRNA डिटेक्ट करता है इस पे एक ऐसे कंजर्व्ड सीक्वेंसेस की जो कि 16S rRNA में भी वही उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि CCG प्रेजेंट है कोई न्यूक्लियोटाइड, तो इस 16S rRNA में भी जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री C की जगह G प्रेजेंट होगा, G की जगह C प्रेजेंट होगा, फिर G की जगह C प्रेजेंट होगा। और चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं इसलिए इनके बीच एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, और जो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है अपने आप ये स्मॉलर सब यूनिट इससे अटैच हो जाता है। किससे? mRNA से, जो कि न्यूक्लियस से आया है और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेज लेकर के आया है। और ये सीक्वेंस चूंकि 5' साइड में प्रेजेंट होता है इसलिए हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होगी? फ्रॉम द 5' एंड। और इन कंजर्व्ड सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं SD सीक्वेंस, या इसका फुल फॉर्म है साइन डालगार्नो सीक्वेंस। तो ये साइन डालगार्नो सीक्वेंस ये तय करते हैं कि स्मॉलर सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट सबसे पहले mRNA से कहाँ पे जाकर के अटैच होगा। तो पोजीशनिंग ऑफ द mRNA फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज डन बाय द 16S rRNA विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। अब जब ये डिटेक्ट हो जाएगा
तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है और जहाँ पे पहला इनिशिएशन कोडॉन प्रेजेंट होगा, दैट इज AUG। कोडॉन के बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। जेनेटिक कोड, जहाँ पे पहला AUG प्रेजेंट होगा वहाँ पर से पहला प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा। प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन AUG। और प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन फेज के दौरान जो लार्जर सब यूनिट है वो आकर के अब जुट जाएगा। तो स्मॉलर सब यूनिट पहले से जुटा हुआ था, अब ये लार्जर सब यूनिट भी आ गया। लार्जर सब यूनिट में एक 23S rRNA सीक्वेंस प्रेजेंट है। rRNA का 23S सीक्वेंस प्रेजेंट है। ये मेड किस चीज़ का बना होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड का। लेकिन आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ज़्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ये 23S rRNA यहाँ पर एमाइनो एसिड्स को जोड़ने का काम करता है। इट फंक्शंस एज एन एंजाइम, और दो एमाइनो एसिड्स के बीच जो पेप्टाइड बॉन्ड बनना होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनना होता है, उसका एंजाइमेटिक पार्ट जो रोल प्ले करता है, बायोकैटलिस्ट का जो रोल प्ले करता है, वो है 23S rRNA। इसलिए इसको हम राइबोजाइम भी बोलते हैं। ये ऐसा एंजाइम है विच इज़ नॉट मेड ऑफ प्रोटीन्स बट इंस्टेड इट इज़ मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज का क्या काम है? टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द टू एमाइनो एसिड्स। और ये कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द लार्जर सब यूनिट। तो स्मॉलर सब यूनिट जिसमें कि 16S rRNA प्रेजेंट है, वो काम करता है पोजिशनिंग ऑफ mRNA की, डिटेक्ट करता है कि कहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो सकती है। और लार्जर सब यूनिट में जो एंजाइम प्रेजेंट है विच इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो है 23S rRNA। उसका काम है पेप्टाइड बॉन्ड दो एमाइनो एसिड्स को जोड़ना। और इस पूरे काम में 4 साइट्स भी प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम के अंदर। 4 साइट्स मीन्स सपोज दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट। अब ये स्मॉलर सब यूनिट में पहला आपको बताया कि 16S rRNA जहाँ प्रेजेंट होगा, 16S rRNA वो तय करेगा कि mRNA से कैसे बाइंड करना है। तो जहाँ पे SD सीक्वेंस एंड डालगार्नो सीक्वेंस होगा, वहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी 16S rRNA और SD सीक्वेंस के बीच, और यहाँ पे जाकर के स्मॉलर सब यूनिट जुट जाएगा। अब एक के बाद एक एमाइनो एसिड्स को अंदर आना है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो उसके लिए इनके पास 3 साइट्स और होती हैं। दिस इज नोन एज A साइट, उसके बगल में होती है P साइट, और लास्ट में होती है एक दूसरी साइट, दिस इज टर्म्ड एज E साइट। तो 3 साइट्स हो गई, कुल मिला के 4 हुई। एक तो mRNA बाइंडिंग साइट, दूसरी हुई A साइट, एमिनो एसाइल साइट, जहां पर कि नेक्स्ट ट्रांसफर RNA नए एमाइनो एसिड को लेकर के एंट्री करेगा। P साइट उस साइट को बोलते हैं जहां के पे की पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन वाले tRNA मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, मींस चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड जहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। और ई साइट उसको बोलते हैं जहाँ से कि जो अब tRNA खाली हो चुका है, अपना एमाइनो एसिड को वो डोनेट कर चुका है, वहाँ से ये tRNA बाहर निकल आएगा। खाली tRNA कम्स आउट फ्रॉम दिस साइट। तो इस तरीके से mRNA बाइंडिंग साइट हो गई, एमिनो एसाइल A साइट हो गई,
ये मैंने आपको बताया। पेप्टाइडिल साइट हो गई जिसको हम पी साइट बोलते हैं, ई साइट हो गई जिसको हम एग्जिट साइट बोलते हैं। तो ये पहला वाला साइट दैट इज mRNA बाइंडिंग साइट, ये तो केवल स्मॉलर सब यूनिट में होता है, लेकिन बाकी ये 3 साइट्स दोनों ही स्मॉलर और लार्जर यूनिट दोनों मिला करके अब ये पूरा का पूरा जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है जो कि राइबोसोम के द्वारा मेनली रोल प्ले किया जाता है, ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। लगभग 3 से 5 अमीनो एसिड्स 1 सेकंड में जोड़ दिए जाते हैं, मतलब विद इन ए सेकंड 3 to 5 अमीनो एसिड्स कम क्लोज टू ईच अदर और उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया जाता है। तो छोटे जो प्रोटीन्स जो 100 से या 200 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, नॉर्मली प्रोटीन्स इसी 100-200 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इंसुलिन हार्मोन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन विच रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। ये केवल 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना है। बहुत सारे जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, वो 8-9 अमीनो एसिड से मिलके बने हैं। इसी तरीके से पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, वो भी बड़े छोटे सीक्वेंसेस से बने हैं। और जो लार्जेस्ट प्रोटीन हमारे बॉडी में मिलता है उसका नाम है टाइटिन, इट इज मेड अप ऑफ 30,000 अमीनो एसिड्स। इसको बनाने में भी इस राइबोसोम को केवल मुश्किल से 2 से 3 घंटे लगते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये पूरा काम विद फुल एक्यूरेसी होना होता है। एक भी अमीनो एसिड यदि गलत अटैच हो गया तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, लेकिन यदि उसका शेप सिकल सेल हो गया, इस तरीके से कुछ हो जाता है, तो अब ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता अच्छे अमाउंट में। वो क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदल जाता है, इस वजह से उसका पूरा पूरा मॉलिक्यूलर शेप बदल जाता है। तो इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस कितना एक्यूरेटली होना चाहिए और फिर भी कितने फास्ट पेस के साथ होता है कि विद इन ए सेकेंड 3 से 5 अमीनो एसिड जोड़ दिए जाते हैं और ज़्यादातर प्रोटीन्स विद इन मिनट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि ये कैसे इतना फास्ट गति से होता है। थोड़ा सा इसको हम फिर से समझ लें कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में क्या होता है कि साइन डालगार्नो सीक्वेंस होता है और जो 16S rRNA होता है उस पर एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। तो जो ही ये mRNA साइटोप्लाज्म में आता है, स्मॉलर सब यूनिट ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये दोनों ही सीक्वेंसेस मैच करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो mRNA और स्मॉलर सब यूनिट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जुड़ जाएंगे तो पहला बॉन्डिंग बन गया बिटवीन द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम एंड mRNA। नाउ अब इसके बाद ये आगे बढ़ना शुरू करता है, मतलब राइबोसोम आगे की तरफ खिसकना शुरू करता है और जहाँ पे पहला इनिशिएशन कोडॉन AUG प्रेजेंट होगा वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। सो इन दिस वे द स्मॉलर सब यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल अटैचेज विद द mRNA और यही डिसाइड करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस को कहाँ से शुरू होनी है। इसी तरीके से यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में भी एक mRNA पर एक मिथाइल कैप लगा होता है, गुइनोसिन यहाँ पर होगा और उस पर एक मिथाइल ग्रुप जुटा होता है। तो स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का ये सबसे पहले इस कैप को खोजता है और उस एंड से फिर ये आगे बढ़ता है और जहाँ पे पहला AUG मिलेगा, इनिशिएशन कोडॉन मिलेगा, वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होगा। अब ये देखिए यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस शुरू होगा। इसके बाद लार्जर सब यूनिट आएगा और इससे जुड़ जाएगा। उसके पहले इसको डिटेक्ट करने वाला ट्रांसफर RNA भी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 साइट्स मैंने आपको बताई, एक तो A साइट एमिनो एसाइल साइट, एक बताया मैंने आपको P साइट पेप्टाइडिल साइट और तीसरा बताया मैंने आपको E साइट और एग्जिट साइट, जहाँ से ट्रांसफर RNA बाहर आ जाएगा एमिनो एसिड अपना देने के बाद। ये देखिए, अब आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि A साइट मीन्स एमिनो एसाइल साइट,
पी साइट मीन्स पेप्टाइडिल साइट और ई साइट मीन्स एग्जिट साइट। यहाँ पर पहला एमाइनो एसिड जो ट्रांसफर आरएनए इनिशिएशन टीआरएनए जो आएगा वो तो यहाँ पे डायरेक्ट पी साइट पे आएगा, लेकिन उसके बाद जितने भी ट्रांसफर आरएनए एमाइनो एसिड्स को ले करके आएंगे वो सब के सब ए साइट पर लेकर के आएंगे। और ए साइट पे आने के बाद पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज जो कि लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट है, 50s सब यूनिट में प्रेजेंट है एंजाइम, वो इनके बीच बॉन्ड बनवाने में हेल्प करेगा। ये देखिए अब आप दोनों एमाइनो एसिड जुट गए बिकॉज ऑफ पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम, और वो एंजाइम प्रोटीन का ना बन करके बल्कि राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। अब ये दोनों बॉन्ड जब बन गए तो इसको फिर पी साइट पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पी साइट या पेप्टाइडिल साइट। पेप्टाइडिल साइट जब एक बार ये बन गया, ट्रांसफर हो गया, तो जो खाली टीआरएनए है जिसपे अब कोई एमाइनो एसिड नहीं है वो ई साइट पर आकर के राइबोसोम से बाहर निकल जाता है। अब ये एमआरएनए प्रोसेस जो प्रोटीन सिंथेसिस वो इसलिए फास्ट होता है क्योंकि एमआरएनए ये जो एमआरएनए है इस पे पहले एक राइबोसोमल सब यूनिट्स जुड़ते हैं, फिर दूसरा जुड़ता है, फिर तीसरा जुड़ता है, फिर मतलब कि ज्यों-ज्यों ये पहला वाला राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा त्यों-त्यों नए-नए राइबोसोम्स इस पे जा कर के अटैच होते चले जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि जो प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस हो रही है, जब यहाँ पे एकदम शुरुआत है तो छोटा है, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, और कंप्लीट फॉर्मेशन के बाद ये राइबोसोम से बाहर निकल आया। और जो ही राइबोसोम का काम खत्म हुआ ये दोनों ही सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, फिर साइटोप्लाज्म में अलग अलग हो गए और नए प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए फिर अब ये जाने लगते हैं। तो इस तरीके से एक ही एमआरएनए पे ढेर सारे राइबोसोम्स अलग अलग प्रोटीन्स को, अलग अलग प्रोटीन को सिंथेसिस करते रहेंगे। एक ही प्रकार के ये प्रोटीन्स होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरीके से एक ही एमआरएनए पे ढेर सारे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। सो इन दिस वे वी कम टू द एंड ऑफ द राइबोसोम। इस स्ट्रक्चर को मैंने पॉलीराइबोसोम कहा। तो यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको समराइज कर दूँ सारी चीज़ों को कि ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मिलता है और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलता है। इवन कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी थोड़े और छोटे राइबोसोम्स होते हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया 70s टाइप होता है, यूकैरियोट्स में 80s टाइप होता है। लेकिन यदि ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वहाँ पे 50 to 60s राइबोसोम होता है, और क्लोरोप्लास्ट में, प्लांट्स के केस में लगभग 70s टाइप ही राइबोसोम्स मिलते हैं। केमिकली बैक्टीरिया में जो राइबोसोम मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम मिलता है, वो ज़्यादातर सिमिलर हैं ये तीनों। और यूकैरियोटिक राइबोसोम इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दीज 3 राइबोसोम्स। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में लगभग 20,000 राइबोसोम्स एक सेल में हो सकते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में 10 मिलियन राइबोसोम्स तक हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि वो सेल मेटाबॉलिकली कितना एक्टिव है, वो कैसे स्टेज में है, वो सेक्रेटरी सेल्स है, वो एम्ब्रियोनिक सेल्स है, इस पे डिपेंड करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 2 तरीके के राइबोसोम्स मिलते हैं, या 3 तरीके की, 70s टाइप और 80s टाइप, और कुछ जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में है वो दे आर स्लाइटली डिफरेंट। अब जो यूकैरियोट में राइबोसोम्स मिलते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद द मेम्ब्रेन। एक तो वो राइबोसोम्स हैं जो फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, जो सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होंगे एनीवेयर, और एक वो राइबोसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। फंक्शन में भी इनके डिफरेंस होता है। जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनका बनाया हुआ प्रोटीन सेल के अंदर ही इस्तेमाल होता है, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स जो होते हैं उनका बनाया हुआ प्रोटीन या तो सेल के बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ग्रोथ में ले लिया जाएगा। राइबोसोम 2 कंपोनेंट से मिलकर बनाता है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट प्रोकैरियोट्स के केस में 50s होगा और यूकैरियोट्स के केस में 30s होगा। यूकैरियोट के
प्रोकैरियोट के केस में 50s और 30s होगा, यूकैरियोट के केस में 60s और 40s होगा। तो इस तरीके से दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। हेयर हमने बताया आपको कि 2.8 × 10⁶ डाल्टन्स होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का मॉलिक्यूलर वेट, और ये अलग अलग प्रकार के आरआरएनए से मिलके बना होता है। यहाँ पे हम समराइज करते हैं कि 70s इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट, 50s 30s। इसमें दो अलग अलग प्रकार के एस आरआरएनए प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं 23s और 5s आरआरएनए, और 31 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जबकि स्मॉलर सब यूनिट में एक ही आरआरएनए प्रेजेंट होता है, वो 16s होता है। 21 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम में ये दो सब यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, 60s और 40s। 60s में 3 अलग अलग प्रकार के आरआरएनए प्रेजेंट होते हैं, 28s, 5.8s और 5s। स्मॉलर सब यूनिट में एक ही प्रकार का आरआरएनए प्रेजेंट होता है, 18s। लार्जर सब यूनिट में 50 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, जबकि स्मॉलर सब यूनिट में 33 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम केमिकली और साइज वाइज तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, और एक दूसरे के एमआरएनए के ऊपर भी वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, बशर्ते कि कुछ कंडीशंस मीट आउट की जाए। अब मेन फंक्शन राइबोसोम का क्या होता है? पहला कि ये सेंट्रल रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये एंजाइमेटिक सपोर्ट भी देता है और ये पोजीशन भी डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे किस चीज़ को अरेंज होना है ताकि वो आसानी से रिएक्शन को परफॉर्म किया जा सके। पोजीशन अरेंज करने के लिए स्मॉलर सब यूनिट में 16s आरआरएनए का काम होता है। तो सबसे पहले एमआरएनए से जुटने वाला जो कंपोनेंट है राइबोसोम का है वो स्मॉलर सब यूनिट है। फिर जब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाती है तो लार्जर सब यूनिट भी इससे आकर के जुट जाएगा, और तब ये 23s आरआरएनए पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम का फंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इट फॉर्म्स द बॉन्ड बिटवीन द 2 अमीनो एसिड, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट कुल मिलाकर के 4 साइट्स होते हैं, और ये 4 साइट्स हैं एमआरएनए बाइंडिंग साइट, एमिनो एसिड ए साइट, पेप्टाइडिल साइट और एग्जिट साइट। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी करता है और एंजाइमेटिक सपोर्ट का भी काम करता है। यहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे स्मॉलर सब यूनिट जाकर के एमआरएनए से अटैच होता है प्रोकैरियोट के केस में, क्योंकि यहाँ पे एक साइन डालगार्नो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल में चूंकि एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड के पास, तो उसको ये डिटेक्ट करके ये इनिशिएशन प्रोसेस को तय करता है, और इनिशिएशन कोडान दोनों में ही AUG होता है, जो जहाँ से कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस विल स्टार्ट। और ये 3 साइट्स एमिनो एसिड साइट, P साइट और E साइट, सबसे पहले तो पहला वाला ट्रांसफर आरएनए P साइट पे आके जुटेगा, लेकिन उसके बाद जितने ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को लेके आएंगे वो सब के सब A साइट पे एंट्री पाएंगे। फिर P साइट को ये अपना अमीनो एसिड ट्रांसफ़र करेंगे, और इस दौरान 23s आरआरएनए जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा, और जब ये अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र कर लेगा तो खाली ट्रांसफ़र आरएनए ये E साइट से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज़ द कंप्लीट डिटेल ऑफ राइबोसोम और ये कैसे अपने रोल को प्ले करता है। ओके, थैंक यू।